स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास होने वाली है एसएसटी। आज की इस क्लास में फिर से एक बार हम 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो पूरी क्लास को ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पैटर्न वही होगा, एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज की क्लास को कराया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्लास का पहला प्रश्न और पहला ही प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1884 में, 1885 में, 1886 में या 1887 में। फटाक से बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो नोट करिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जा रहा है तो यह है 1885। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी सबसे पहले बताइए। तो चलिए हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करिए एक बार। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, वन लाइनर, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नोट करिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी थे प्रथम अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? अभी मैंने वहां पर एक शब्द लिख दिया था, अभी तक आप लोग उत्तर नहीं बताए, लेकिन नोट करिए, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी, इतना जानते रहिए। और चलते हैं अगला प्रश्न, देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, पहला जो तीन प्रश्न था इतिहास का था, आप भी जानते हैं, और यह प्रश्न आ गया अब भूगोल से। इसी प्रकार से पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। चलें, एक बहुत ज़्यादा क्या ट्रिक चला है ना, मित्र पर गमछा झार। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात किया जाए कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो नोट करिए 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप उत्तर बताइएगा गुजरात से। ठीक ना, चले नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से निकलती है? गुजरने की तो बात हमने गुजरात को बता दिया, अब आपको बताना है कि किस राज्य से कर्क रेखा बाहर निकल जाती है। चलिए, फटाक से उत्तर बताइए, भारत के किस राज्य से बाहर निकलते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है जल्दी से। बिल्कुल, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, वह राज्य है हमारा मिजोरम। ठीक, वह राज्य कौन सा है? मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जुड़िए हमारे साथ यूपी टेट की क्लास के लिए। ठीक ना, देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, एक बार बताइए तो। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1950 को। चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। ठीक, बिल्कुल, देखिए 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उस दिन यह लागू नहीं हुआ था। जो लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं भाई साहब, आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए इसका डेट याद करिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, अगर बात किया जाए संविधान सभा के अध्यक्ष, देखिए पहली बात तो 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा सकता है, कौन बने थे अस्थायी? तो अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद थे। ठीक, सच्चिदानंद, इसको जानते रहिए, नंद। ठीक, ये थे 2 दिन के लिए, मात्र 2 दिन के लिए। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। ये देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, क्या बताइए तो? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए इनका नाम नोट करिए। तो ये थे अस्थाई अध्यक्ष। ठीक, दोनों प्रकार से तैयार रहेगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर अस्थाई पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बताइएगा, अगर अस्थाई पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद को बताइएगा।
ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको भी आप जानते होंगे, क्योंकि ये एक दलित समाज से आते थे, लेकिन इनके पास इतनी डिग्रियां थी ना, तो हम उनकी व्याख्या ही नहीं कर सकते भाई साहब। उनके बारे में तो पूरी डिग्रियों के बारे में हमें पता नहीं, लगभग 32 डिग्रियां लिए थे। देश में ही नहीं, विदेश में पढ़े थे। हमारे देश में तो इन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। इनको संस्कृत अच्छा लगता था, लेकिन संस्कृत हमारे देश वाले इन्हें पढ़ने नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये एससी कैटेगरी से आते थे। बहुत पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुई थी, लेकिन आज के समय में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही सभी को समान हक लगभग मिलने लगा है। लेकिन फिर भी आज के इस दौर में संविधान में संशोधन वो लोग कर रहे हैं। हमारे संविधान को बनाने वाले भीमराव अंबेडकर साहब 32 डिग्रियां लिए थे और 8 भाषाओं के जानकार थे। तब उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन आज के हमारे इस दौर में नेता लोग अनपढ़ होकर भी संविधान में संशोधन कर रहे हैं और अपने हिसाब से संविधान को बना रहे हैं और कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा भाई साहब, इसी प्रकार से। चलिए बात करेंगे अपने प्रश्न की। देखिए ध्यान से प्रश्न को देखना है, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर एक प्रश्न मिस हुआ तो 1 नंबर आपका पेपर में कट जाएगा। ठीक है ना? चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1756 में, 1757 में, 1764 में या 1772 में? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो नोट करिए, अगर बात किया गया है प्लासी का, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। आप कमेंट करके बताइए किसके बीच में हुआ था। ठीक, चलिए। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको उत्तर पता होना चाहिए किसने किया था। तो क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक। अगला प्रश्न, इस युद्ध में नवाब कौन था? तो नवाब था हमारा कौन, बताइए? सिराजुद्दौला, ये था हमारा नवाब। इसको भी आप लोग नोट करिए, सिराजुद्दौला नवाब था। मतलब सिंपल हो गया, क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच, यानी कि नवाबों के बीच और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है या मंगल है? बताइए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आप सब जानते हैं सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो होता है वह है क्या? बिल्कुल बुध हो जाएगा। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। इसको जानते रहिए। शुक्र ग्रह को सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को क्या कहेंगे बताइए? पृथ्वी की मौसी भी कहते हैं, ये भी आप जानते रहिए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसको भी आप जानते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए हमारा एक ही सिद्धांत है, जो भी हम क्लास करा रहे हैं 50 से 60 प्रश्न आपको डेली, उसमें लगभग 25 से 26 मिनट में हम डेली आपको क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि कम समय लगे और आपको अधिक से अधिक जानकारी हो जाए, यही सबसे बेस्ट है। और हाँ, यूपी टेट पास करना है तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक। चलिए, अगर बात करेंगे इस प्रश्न की, तो यहाँ पर कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वह होता है बृहस्पति। इसको भी नोट कर लीजिए। अगला ग्रह ग्रह कह रहा है लाल ग्रह कौन सा है? तो अभी मैंने जस्ट बताया कि मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। ठीक। चलिए, कहा जा रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 245, 250, 238 या 252? सबसे अधिक संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा में? ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, सबसे अधिक संख्या की बात किया जा रहा है तो 250 हो सकता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? अगर इसकी बात किया जाए तो क्या उत्तर बताएंगे? चलिए, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो बिल्कुल 12 सदस्य हो सकते हैं मनोनीत। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? बताइए, इस समय राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उत्तर नोट करिए, उपराष्ट्रपति। ठीक। यही तो होते हैं राज्यसभा के सभापति ना। बिल्कुल,
यहाँ पर उपराष्ट्रपति उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 1930 में, 1931 में, 1929 में या 1932 में? अगर बात दांडी मार्च की जा रही तो नोट करिएगा, दांडी मार्च जो है 1930 में शुरू हुआ था। ये आप उत्तर ए वाला सही कर लीजिए। ठीक, ए वाला ऑप्शन सही करिए। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देख रहे हैं जिससे संबंधित एमसीक्यू होता है उसी से संबंधित वन लाइनर भी हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार का कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थोड़ा सा आप लाइक करिए इस क्लास को। ठीक, बिल्कुल हम आपको पूरी क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो जल्दी से इसका उत्तर नोट करिएगा। दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक, अवज्ञा आंदोलन से, ठीक ना, आंदोलन से संबंधित है, इसको नोट करिए। अगला प्रश्न, यह यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो यह यात्रा शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से यह आंदोलन शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? तो गुजरात में होगा, बिल्कुल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, सिंधु है, नर्मदा है? चलिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से सब लोग, बिल्कुल। अगर बात किया जाए भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र की तो यह हो जाएगा गंगा। हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? और सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए क्या सही होगा। चलिए सबसे पहले अगर बात गंगा की सहायक नदियों की जाएगी तो सबसे पहले तो कुछ लोग यमुना तो बता दिए, इसके बाद भी कुछ नदियां हैं, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट करेंगे। चलिए यमुना लिख सकते हैं, चाहे गंडक लिख सकते हैं, लिखिए गंडक लिख लीजिए। और क्या लिख सकते हैं? तो घाघरा लिख सकते हैं। ठीक, तीनों में से कोई एक भी नाम आप लिख सकते हैं क्योंकि तीनों सहायक नदियां ही हैं। ठीक, अगर बात किया जाए सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों से बनता है तो ये आप जानते रहिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये डेल्टा कहाँ पर बनता है? सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है? तो ये डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एक बार इसको कमेंट बॉक्स में बताइए तो। और फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है क्योंकि आपको एसएसटी के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थशास्त्र चारों विषयों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बताइए मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? संग्रह होगा, विनिमय का माध्यम होगा, उत्पादन होगा या वितरण होगा? चलिए प्रश्न संख्या 9, तो नोट करिए मुद्रा का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है विनिमय का माध्यम। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कागजी मुद्रा कौन जारी करता है? बताइए तो, कागजी मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है। ठीक, और अगला प्रश्न, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? ये तो सब जानते हैं क्योंकि भाई साहब सभी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम है रुपया। ठीक, चलें आगे। चले, तो अभी तक आप लोग इस क्लास में 9 प्रश्न एमसीक्यू और 18 प्रश्न वन लाइनर, टोटल 27 प्रश्न पढ़ चुके हैं। यानी कि आधे से अधिक प्रश्न आप देख चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इसी प्रकार से हम आपको हिंदी की क्लास, सीडीपी की क्लास, ईवीएस की क्लास और साइंस की क्लास, संस्कृत की क्लास, सभी क्लासेज इस प्रकार से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट कर लीजिए, उसके बाद आप जुड़ जाएंगे खुद ही। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? बताइए अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? चलिए तो
बिल्कुल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक तरफ से उत्तर आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल। अजंता गुफाएँ जो है ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। नोट करिएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक? अजंता गुफाएँ किस धर्म से संबंधित हैं? अगर बात इसकी की जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, बौद्ध धर्म से। ठीक। अगला प्रश्न, एलोरा गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बात एलोरा गुफाएं की जा रही है तो यह कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक, औरंगाबाद में यह स्थित है। इतना जानते रहिए, एलोरा गुफाएं किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पर है? तो बिल्कुल महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? 1950, 1976, 1986 या 1992? बात मौलिक कर्तव्य की जा रही है, जल्दी से उत्तर बताइए। तो बिल्कुल देखिए, बेलसाहमें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बेलसावा संविधान संशोधन कब हुआ था तो आपको बताना है 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को ही भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजिंग किए गए थे। चलिए देखिए, यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी जस्ट मैंने बताया था कौन सा था, तो 42वां था। इसको नोट करिए। अगला प्रश्न, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है हमारा प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो सब जानते हैं और इसका उत्तर आप बताएंगे खुद से। शेर, बाघ, हाथी, गैंडा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो कुछ लोग यहाँ पर शेर भी बता रहे हैं, कुछ लोग बाघ भी बता रहे हैं। भाई साहब प्रश्न संख्या 12 का उत्तर सही करिए। तो शेर नहीं है राष्ट्रीय पशु, बल्कि हमारा बाघ जो है ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चलिए, भारत की बात किया जा रहा था तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर पक्षी की बात किया जा रहा है तो मोर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम सुनेंगे नहीं? डॉल्फिन मछली होती है। ठीक है, ये है जलीय जीव हमारा, इसको भी आप जानते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? लाहौर में, अमृतसर में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में? बताइए, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो अमृतसर में स्थित है। इसको आप नोट करेंगे, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बी ऑप्शन सही करिए। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यह घटना किस वर्ष हुई? यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसको आप नोट करेंगे। अगला प्रश्न, इस कांड के लिए जिम्मेदार जनरल कौन था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। बताइए, ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत देखिए, जितन एक प्रश्न और बन सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। जैसे बिजली का चमकना, बादल का बरसना, ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर बात किया जा रहा है ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो पाया जाता है कहाँ पर? समताप मंडल में। ठीक, बिल्कुल, प्रश्न संख्या 14 का समताप मंडल सही होगा। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, क्या होगा सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो इसका भी उत्तर जो है समताप मंडल ही होगा। क्या होगा? समताप मंडल ही होगा। कैसे? नोट कर लीजिए। यहाँ इसी मंडल में जहाज उड़ाई जाती है, बस हवाई जहाज लिख लीजिएगा आप लोग।
चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ओजोन परत का कार्य क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ओजोन परत का कार्य जो है यूवी किरणों को रोकना। ठीक, चलिए यूवी का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अल्ट्रा वायलेट किरणें, ये आप जानते होंगे, इसमें तो कुछ बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? 1950, 1952, 1959, 1962। बताइए। पंचायती राज प्रणाली, तो आप सब जानते होंगे पंचायती राज प्रणाली जो है ये हमारा 1959 में लागू हुआ था। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर शहर से। ठीक ना, सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही कर लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि यह सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो अभी मैंने बताया था कहाँ पर, तो राजस्थान में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से इसका संबंध है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल, अभी तक आप लोग 45 प्रश्न पढ़ चुके हैं। क्लास कैसी लग रही है एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी 6 प्रश्न और हैं तो नोट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंक है, दूध सागर है, नोह कलाई काई है, या शिव समुद्रम है? चलें, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 16 बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नोट करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है हमारा शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। ठीक, अगर बात की जाए नोह कलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है हमारा मेघालय, क्योंकि नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेघालय में यह स्थित है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह समझते रहिए आप लोग। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू क्या कह रहा है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1950 में, 1965 में, 1976 में, 1980 में? चले, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो नोट करिएगा, ये जोड़ा गया था कब? 1976 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक, बिल्कुल। चलिए आखिरी के दो एमसीक्यू के जो बात पढ़ते हैं, वन लाइनर उसको पढ़ेंगे। क्या कह रहा है देखिए, यह किस संशोधन से जोड़ा गया? तो अभी मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको नोट कर लीजिए। और समाजवादी शब्द भी कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब? 1976 में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द भी। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास एसएसटी की। आपको यह क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिएगा। ठीक, आपको यहाँ पर सभी क्लासेज फ्री में डेली प्रोवाइड की जाती है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। धन्यवाद।